बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है और इसको अपने ध्यान से सुनना है, सुनने वाला है, समझने वाला चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सेल साइकिल, सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल ने क्या करना होगा, अपने जैसे नए सेल को बनाना होगा। तो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा और अपने जैसे दो नए डॉटर सेल बनाएगा। तो अब ये जो एक सेल से दो नए सेल बने, इन दो से चार बनेंगे, तो एक साइक्लिंग मैनर के थ्रू बनेंगे। एक साइकिल होगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होगा, उनके थ्रू बनेंगे। तो उसको हमने क्या नाम दिया? सेल साइकिल का नाम दिया। तो सेल साइकिल की दो फेजेस हैं, एक है इंटरफेज, सेकंड वन इज माइटोटिक फेज। जब इंटरफेज की हम बात करते हैं तो इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है। उस 24 आवर्स में से 90% टाइम जो है वो इंटरफेज लेता है और 10% टाइम जो है वो माइटोटिक फेज लेता है। तो डेट्स हम कहते हैं जो इंटरफेज है ये लॉन्गर फेज है और माइटोटिक फेज है वो क्या है, वो शॉर्ट पीरियड है एज कम्पेयर टू इंटरफेज। तो इस वजह से हम कहते हैं सेल इंटरफेज को कि ये क्या है, ये प्रिपरेटरी फेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर होता है माइटोटिक फेज में भेजने के लिए। और माइटोटिक फेज क्या, यहाँ पे सेल क्या करता है, यहाँ पे सारी इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया होता है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे आके सिंपल इसने डिवाइड करना होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरफेज को। तो इंटरफेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई। इस फेज में आके मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने बोर्ड का 3 घंटे का एग्जाम देने के लिए अपने आप को उससे पहले 1 महीना प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेते हो, अपने आप को एक्टिव कर लेते हो। तो इसी तरह सेल क्या करता है, अपने आप को एक्टिव कर लेता है डिवीजन से पहले। अब माइटोटिक फेज में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, अपने आप को एक्टिव कर लेगा, हर चीज़ को प्रिपेयर कर लेता है। तो इंटरफेज फर्दर इसके 3 फेजेस होते हैं इंटरफेज के। एक होता है G1 फेज, इसको हम कहते हैं फर्स्ट गैप फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। सेकेंड वन इज सिंथेसिस फेज एंड थर्ड वन इज सेकेंड गैप फेज G2 फेज। या फिर हम ये कह सकते हैं सेकंड गैप फेज और G2 फेज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। और एक होता है G0 फेज, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो G1 फेज ऐसा फेज है जिसमें प्रोटीन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और ये टाइम टेकिंग फेज होता है क्योंकि इसने बहुत सारे काम करने होते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, इसमें ऑर्गेनाइज का नंबर भी बढ़ जाता है। जैसा कि राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनका नंबर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ग्रो इन साइज सेल जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज का नंबर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि एस फेज के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये टाइम टेकिंग इसलिए है, बाकी तीनों एस फेज से और G2 फेज से टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारा काम करना होता है, क्योंकि इसने प्रोटीन की सप्लाई भी डबल करनी है, ऑर्गेनेलिस का नंबर भी डबल होना है, सेल का साइज़ भी बड़ा होना है और ऐसे एंजाइम्स बनाने हैं जो कि एस फेज के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर सेल को भेज दिया जाता है, एस फेज के अंदर भेज दिया जाता है। आप जो एस फेज की बात करते हैं तो एस फेज में क्या होता है, बेसिकली इस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी कॉपी बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम ने क्या किया, अपनी कॉपी बना ली। अब ये एक सिंगल क्रोमोसोम है और इसकी आर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। अब ये एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई है, 2 आर्म्स बन चुकी हैं। तो इन 2 आर्म्स को, ठीक है, ये जो 2 आर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया, मीन के एक जैसी, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो डेट्स हमने कहा ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, कि हर क्रोमोसोम क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे कंसिस्ट होगा। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगी, सिंगल ये क्या था, क्रोमेटिड था। अब इसकी एक ही जैसी, ठीक है, क्योंकि इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई है, डुप्लीकेट किया है, तो अब दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई है। तो डेट साइज क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। फिर सेल को भेज दिया जाता है G2 फेज में। G0 फेज में सेल ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं या फिर एम फेज के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एम फेज या माइटोसिस फेज में क्या हो गया, सेल क्या करेगा, डॉटर सेल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा G0 फेज में, कि सेल ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी होंगी और स्पिंडल फाइबर के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होंगी। अब स्पिंडल फाइबर क्या है, स्पिंडल फाइबर बेसिकली धागे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ये एक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
इधर से ये में आ गया। जब हम माइटोसिस मियोसिस को पढ़ेंगे तो मैं भी डिटेल से डिस्कस करूँगी। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। अब यहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जो कि आके यहाँ क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के साथ अटैच होगा। अब ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। इन स्पिंडल फाइबर ने क्या करना है, इन क्रोमैटिड को, ठीक है, इन सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करना है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो G2 फेज के अंदर ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर को जिन्होंने स्पिंडल फाइबर को बनाना होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का बनना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या करना है, सेल जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको सेपरेट करना है। तो फिर सेल को भेज दिया जाता है एम फेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर और डिवीजन फेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है G0 फेज। तो जब इस फेज के अंदर सेल जाते हैं तो इस फेज को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। तो सेल जो है वो डिवीजन नहीं करते, डिवाइड नहीं होते, या फिर हम ये कह सकते हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं। तो 3 तरह के सेल होंगे। कुछ होते हैं वो परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं, कुछ सेल सेमी परमानेंटली G0 फेज में जाते हैं और कुछ जो है वो G0 फेज के अंदर जाते ही नहीं है। और परमानेंटली कौन से सेल G0 फेज के अंदर जाते हैं, वो है न्यूरॉन सेल। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी बंदे का जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है तो वो फिर दोबारा से ये वाले सेल ग्रो नहीं करते। इसी तरह का हम सेमी परमानेंटली बात करें तो लिवर और किडनी, ये कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, G0 फेज के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एम फेज में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि G0 फेज के अंदर इंटर ही नहीं होते। वो कौन से, एपिथेलियल सेल, स्किन के सेल। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी स्किन को जब कोई वॉर्न हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो हीलिंग हो जाती है, ठीक हो जाता है। अब ये नहीं रहता कि जख्म खुला ही रहता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है और स्किन दोबारा से रिप्लेस हो जाती है, मतलब आपस में स्किन वो रीजनरेशन हो जाती है। हमारी स्किन भी है रीजनरेशन के अंदर भी आती है, तो दोबारा से स्किन क्या करती है, जुड़ जाती है, रीजनरेट हो जाती है। तो ये सारा था इंटरफेज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एम फेज को, माइटोसिस को। और तब आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।